मैं कपिल पाठक आज के अपने इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं या जिस चैप्टर पे हम बात करने वाले हैं वो है बेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग किस आधार पे की जाए या अकाउंटिंग का आधार क्या हो। तो आइए चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग का आधार। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसके आधार में एक चीज आती है कि हम किस आधार पे करें। मतलब नगद आधार पे करें या उधार के आधार पे करें या किस आधार पे करें। तो किसी व्यवसाय के अंतिम खाते तैयार करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को लेखांकन का आधार कहते हैं। आधार वह लेखा निर्देश है जिन्हें अपनाकर हम व्यवसाय के आय व्यय का निर्धारण कर लाभ हानि की गणना करते हैं। तो किस बेस पे करें लाभ हानि की गणना, आय व्यय का बेस क्या हो, ये लेखांकन के आधार के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा लेखांकन का आधार या किस आधार पर हम लेखांकन को कर सकते हैं। ये हमारे अगली स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब लेखांकन के आधार की बात करें तो दो आधार है। एक तो केस बेसिस पे, अर्थात जो केस ट्रांजैक्शन हुआ उसको मान लिया जाए, और दूसरा जो आधार है उपार्जन आधार या व्यवसायिक आधार, इक्विरल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस। तो नगद आधार क्या है? इस आधार पर लेखा प्रविष्टि नगद प्राप्ति, केस रिसिप्ट और नगद भुगतान, केस पेमेंट के समय की जाती है। इसमें प्राप्ति के प्राप्त, रिसीवेबल या भुगतान के दे पेबल होने पर लेखा नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए लाभ हानि के निर्धारण के लिए आय को वस्तुतः प्राप्त होने पर आय माना जाता है। सीधी सी बात है, इसमें एक बेस बनाया जाता है केस के आधार पे कि जब प्राप्त होगा तब उसको जोड़ा जाएगा। अर्थात अगर एक छोटा दुकानदार है तो जिस दिन उसके गल्ले में आ जाएगा, जिस दिन उसके केस बॉक्स में आ जाएगा, उस दिन उसको वो मान लेगा, और जिस दिन वो भुगतान करेगा उस दिन उसको मान लेगा। तो मान जाता है, और व्यय का भुगतान होने पर व्यय माना जाता है। इस प्रकार नगद आय मिलने पर और नगद व्यय का भुगतान करने पर ही लेखा किया जाता है। इसमें उपार्जित एक्योर्ड रेवेन्यू, अदत्त एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनुपार्जित अनअर्न्ड रेवेन्यू और पूर्वदत्त प्रीपेड एक्सपेंसेस का समायोजन नहीं किया जाता। इस प्रकार स्पष्ट है कि नगद प्राप्ति और भुगतान के आधार पर ही लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है। अब यह प्रणाली आगम पहचान सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मिलान सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग और उपार्जन सिद्धांत, एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अवधारणा का अनुपालन नहीं करती, इसलिए इसे आदर्श प्रणाली नहीं माना जाता। बैंकों द्वारा भी इसे वित्तीय व्यवहारों का आधार स्वीकार नहीं किया जाता। कुछ देशों के आयकर विधान भी इसे मान्यता नहीं देते। इस तरीके को आधार बनाने पर व्यवसाय की वास्तविक लाभ हानि और वित्तीय स्थिति का सही एवं उचित चित्रण नहीं हो पाता। तो कुल मिला के ये है कि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सिर्फ केस बेसिस पे ही लेखा किया जाता है, या केस को ही आधार मान के किया जाता है। अर्थात जो आपने उधार बेचा है और जो आपने उधार खरीदा उसको किसी प्रकार का बेस नहीं माना जाता, या जो एक्सपेंसेस है या जो इनकम है उनको बकाया होने पर उनका लेखा नहीं किया जाता। तो कायदे से वो इसी वित्त वर्ष के या इसी साल के खर्चे होते हैं, या इसी साल का परचेस या केस परचेस या सेल होता है, तो उनको जोड़ना चाहिए। पर ये सिद्धांत कहता है कि जो भी नगद लेन देन हुआ हम उसको ही मानेंगे। तो कुल मिला के ये अपूर्ण प्रणाली है और एक तरीके से आधी अधूरी प्रणाली है। जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आधी अधूरी प्रणाली, जैसे ये भी आधी अधूरी प्रणाली है। इसमें सिर्फ केस की ही एंट्री की जाती है। तो व्यवसाय ऐसा होता ही नहीं कि सिर्फ केस का किया जाए या तुरंत सारे लेन देनों का लेखा कर दिया जाए, ये संभव ही नहीं। बहुत छोटा सा व्यवसाय हो तो एक अलग बात होती, नहीं तो सभी व्यवसाय में उधार या बकाया इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। फिर सेकेंड जो हमारा है
वो है उपार्जन आधार या व्यवसायिक आधार, एक्रूअल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस। इस आधार पर आयों का लेखांकन उनके अर्जित एक्योर होने पर और व्ययों का लेखांकन ड्यू होने पर कर दिया जाता है। इसमें आय की नगद प्राप्ति और व्यय का नगद भुगतान होना आवश्यक नहीं है। अगर आपने खर्चे कर दिए, खर्चे हो गए, उनका भुगतान नहीं भी हुआ, या कोई इनकम आपने प्राप्त कर ली, वो अभी कमा तो ली लेकिन प्राप्त नहीं भी हुई है, तो उसका लेखा किया जाता है। तो इसमें उपार्जन के आधार पर, अर्थात कमा लिया, उपार्जन मतलब सीधा सी बात है कमा लिया गया, तो उस अवधि के लाभ हानि के दौरान अर्जित आयों एवं उस अवधि में देय व्ययों का मिलान परिणाम होता है। यह प्रणाली लेखांकन के मिलान सिद्धांत और उपार्जन अवधारणा का अनुपालन करती है। संक्षेप में, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से वर्ष विशेष में नगद राशि मिले या न मिले, उसे वास्तविक आय के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार व्यय की स्थिति में उसका नगद भुगतान किया जाए या नहीं, उन्हें वास्तविक व्यय माना जाता है। इसमें वित्तीय विवरण बनाते समय अदत्त और पूर्वदत्त, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस तथा उपार्जित एवं अनुपार्जित, एक्योर्ड एवं अनअर्न्ड इनकम को उचित समायोजन किया जाता है। तो कुल मिला के जो कहने का मतलब है वो ये है कि जो भी इस वित्तीय वर्ष में ट्रांजैक्शन हुए हैं, चाहे उनका नगद भुगतान हुआ हो, चाहे न हुआ हो, चाहे नगद प्राप्ति हुई हो या न हुई हो, लेकिन ट्रांजैक्शन इसी वित्त वर्ष के हैं, उन सभी का लेखा इस प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। कपिल जो कि एक कार का मैकेनिक है, जो कार का गैराज चलाता है, उसने किसी एक वित्तीय वर्ष, मान लीजिए 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वर्ष के लिए ग्राहकों से 60,000 रुपए नगद प्राप्त कर लिए उसने। इस वर्ष उसके एक ग्राहक को 8,000 रुपए कार का मरम्मत का बिल भेजा। अब किसी पर्टिकुलर डेट मान लो 31 मार्च है, अब समझ लो 31 मार्च की कोई डेट है, और उसने एक कार रिपेयर की और 31 मार्च को उसका बिल बना के भेज दिया। तो जरूरी नहीं कि कस्टमर उसी दिन उसका पेमेंट कर दे, वो 1-2 दिन बाद भी कर सकता है, 15 दिन बाद भी कर सकता है, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं मिला है। उसने अपने समायोजक सहायकों को 12,000 रुपए का वेतन पेटे भुगतान किया, लेकिन अभी भी 3,000 रुपए उसको देना बाकी है। उसका जो बंदे काम कर रहे थे उनको 12,000 रुपए का उसने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन 3,000 रुपए का पेमेंट अभी भी करना बाकी है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको दोनों आधार पर हम कैसे लिख सकते हैं, किस प्रकार इसका समायोजन हो सकता है। तो देखिए, ये जो विक्रय मरम्मत या सेवा से प्राप्ति है, ये नगद विक्रय पर 60,000 रुपए, ठीक है, ये हो गया, और वेतन 12,000 रुपए इसमें से घटा दिया। आपको नगद प्राप्त हुए 60,000 रुपए और नगद जो वेतन आपने दिया 12,000 रुपए, उसमें घटा दिया गया। तो कुल जो आपका लाभ आया वो कितना है? ये 48,000 रुपए का आपका लाभ है। लेकिन जो दूसरी पद्धति है जिसमें उपार्जन के आधार पर हम करते हैं, विक्रय मरम्मत सेवा से प्राप्त हुए नगद कितने प्राप्त हुए? उसको 60,000 रुपए। जो उसने रिपेयरिंग की उससे उसको 60,000 रुपए प्राप्त हुए, और उधार विक्रय, जो रिपेयरिंग का बिल तो दे दिया उसने लेकिन अभी तक पैसा प्राप्त नहीं हुआ, उसको भी हम इसमें जोड़ देते हैं। इस प्रकार उसकी टोटल सेल्स कितनी हो गई, टोटल बिक्री कितनी हो गई? 68,000 रुपए की। अब इसमें से उसने जो वेतन दे दिया है, जो पेमेंट कर दिया है, वो 12,000 रुपए है, लेकिन अदत्त वेतन जिसको देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो देना 3,000 रुपए, इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार उसका कुल 15,000 रुपए खर्चा हुआ। तो 68,000 में से 15,000 घटा देंगे तो टोटल उसका प्रॉफिट हुआ इस साल का 53,000 रुपए, जबकि यहाँ प्रॉफिट आ रहा था 48,000 रुपए। तो ये इसी साल कमाया उसने, मेहनत इस साल की है, फिर कार की रिपेयरिंग इस साल की है, और उनके बंदों को देना भी है। तो उसका एक्चुअल में अगर देखा जाए सही लाभ तो वो ये ही है। इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। एक शैलजा डॉक्टर है जो कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच समस्त होने वाले वर्ष में उसने 1,26,000 रोगियों के उपचार से प्राप्त किए। ठीक है, उसे गत वर्ष कुछ रोगियों का इलाज किया जिनकी फीस बकाया है 5,000 रुपए। ठीक है, कितने प्राप्त कर लिए? 1,26,000 तो प्राप्त कर लिए, लेकिन बकाया उसके 5,000 रुपए है। वो अपने क्लिनिक का किराया 3,000 रुपए प्रति माह चुकाती है। उसने अप्रैल 2017 का किराया चुका दिया है। उसने अपने स्टाफ को 10,000 रुपए वेतन का भुगतान किया और अभी भी 2,000 रुपए चुकाना शेष है।
अब इसको दो आधार पर हमको करना है। पहला तो है लेखांकन का नगद आधार केस बेसिस पे, और दूसरा उपार्जन के आधार पे, यानी जो कमा लिया गया उसके एक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, अब नगद के आधार में क्या है समझते हैं। केस जिसमें सिर्फ केस का ट्रांजेक्शन हुआ, तो सबसे पहले नगद के आधार में उसका, ठीक है, पहला इस साल की जो फीस है वो 1,26,000 उसको प्राप्त हो गई है। इस साल की जो फीस है 1,26,000 उसको, इस साल उसने जो रोगियों का इलाज किया वो प्राप्त हो गई। और पिछले साल जिसका इलाज किया था, पिछले साल जिसका इलाज किया था उसकी भी 5,000 रुपए इस साल में प्राप्त हुई। तो चूंकि हम नगद के आधार पर कर रहे हैं, तो पिछले साल, इस साल, किसी भी साल की हो, इसको हम इस जो भी प्राप्त होता है उसको लिखते हैं। तो 1,31,000, 1,31,000 उसको इस साल प्राप्त हुए। अब उसने चुकाए गए व्यय कौन से हैं, उसके कौन कौन से व्यय उसने चुकाए हैं, तो देखिए किराया उसने टोटल 3,000 रुपए के हिसाब से चुकाया। अब चूंकि यहाँ बोला गया है कि क्लिनिक का किराया 3,000 रुपए प्रति माह था, उसने अप्रैल 2017 का किराया भी एडवांस दे दिया। अप्रैल 2017 का किराया भी एडवांस दे दिया। तो एक साल का किराया 12,000 रुपए होता है, और अप्रैल का किराया भी एडवांस दे दिया, तो 3,000 रुपए और कुल 13,000 रुपए के हिसाब से 39,000 रुपए उसका किराया उसने दिया। और उसने नगद जो भुगतान किया है अपने स्टाफ को सैलरी, वो 10,000 रुपए की थी। तो चूंकि हम नगद जो भी दे देते हैं इस वित्तीय वर्ष में, उन सबको जोड़ते तो किराया 39,000 प्लस सैलरी 10,000, टोटल 49,000 उसका एक्सपेंसेस हुआ। तो टोटल इनकम थी उसकी 131,000। तो इस प्रकार से माइनस करते हैं हम, तो जो उसका शुद्ध इनकम या प्रॉफिट जो हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, वो 82,000 था। तो इसको उपार्जन के आधार पर देख लेते हैं, के बेसिस के आधार पर देख लेते हैं। अब उसकी कुल फीस 1,26,000 रुपए प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो इस साल कमाया है, जो इस साल कमाया है उसी को हम जोड़ते हैं। ठीक है, जो इस साल कमाया उसी को हम जोड़ते हैं। तो कुल जो फीस प्राप्त हुई 1,26,000 रुपए। इसमें से घटाया जो इस साल का किराया है, उसने टोटल किराया कितना पेमेंट करा है 39,000, लेकिन इस साल का किराया जो इस साल का है उसी को हम जोड़ेंगे। अगर एक्चुअल हमको प्रॉफिट निकालना तो हम इस साल का है उसी को जोड़ेंगे। तो जो किराया प्राप्त किया है वो टोटल इस साल का जो किराया दिया है वो 36,000 रुपए है। तो हम सिर्फ इस 36,000 रुपए को लेंगे 3,000 रुपए के हिसाब से इंटू 12 मंथ, 12 इंटू 3 इक्वल टू 36,000। और सैलरी जो है 10,000 तो ऑलरेडी वो पेड कर चुकी है, 10,000 तो वो पेड कर चुकी है, और 2,000 रुपए और उसको देना है, 2,000 और देना है। तो टोटल जो सैलरी इस साल की बन रही थी वो कितनी बन रही थी 12,000 रुपए। तो 36,000 प्लस 12,000, 36,000 प्लस 12,000, टोटल 48,000, टोटल 48,000। अब इस साल की इनकम जो है उसकी 1,26,000 है, और इस साल के एक्सपेंसेस जो उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस 48,000 थे। सो इस बार का, इस साल का जो प्रॉफिट है उसका वो एक्चुअल में 78,000 है। क्या है 78,000। तो वो ये इस आधार पर दोनों का बेस बना के हम अकाउंटिंग की गणना करते हैं। तो आने वाले चैप्टर्स में हम और इसको गहराई से, जब इनका इस चैप्टर पे हम बात करेंगे, पूरा चैप्टर जब आएगा तब इस पे और गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अंत तक आपने मेरा वीडियो देखा, जिसके लिए आपका धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।